मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में देखा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई थी। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हुई। उसके लिए फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया, लेकिन वहाँ पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और गांधी जी थे, कई सारे मुद्दों पर उनकी बात नहीं बनी। अब उसके आगे देखते हैं क्या चेन ऑफ इवेंट्स थे। तो 32 यहाँ पे अब शुरुआत होती है कम्युनल अवार्ड की। अभी कम्युनल अवार्ड क्या था, जो अगर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद हो तो वहाँ पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो चाहते थे कि कम्युनल बेसिस पे कई सारी सीट्स वगैरह अलॉट की जाए, और गांधी जी इसके अपोज में थे। तो 1932 में कम्युनल अवार्ड हुआ, अनाउंस्ड बाय राम से मैकडोनल्ड, उस समय के ब्रिटिश प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे। इट शोड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। तो सेम लाइन थी, जो भी रिलीजन के टर्म्स है वो लोगों को बांट के रखना चाहते थे। इट एनविसेज्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लासेस, सिख एंड मुस्लिम्स। अब यही जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, इसी को लेके सारी महाभारत चल रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या गांधी जी हो या उस समय के जो दूसरे लीडर्स थे, वो लोग इसको नहीं चाहते थे। लेकिन उसी की जगह बी आर अम्बेडकर थे, वो चाहते थे कि डिप्रेस क्लास को जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिले। मोहम्मद अली जिन्ना वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते थे, वो चाहते थे कि मिले। इस तरह से अलग अलग लीडर्स थे, अलग अलग मत थे, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस समय ये था कि इस बेसिस पर डिवीजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो बिल्कुल हेल बेंट थे कि नहीं, हम तो इसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे क्लियरली फेवर, अपना एक एडवांटेज दिख रहा था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाने का इससे बेटर तरीका क्या हो सकता है कि पॉलिटिक्स में इस चीज़ को लगाया जाए। तो गांधी जी अपोज्ड इट एंड स्टार्टेड फास्ट अनटू डेथ इन येरवड़ा जेल। पुणे में उन्होंने अपना कह सकते हैं कि अगेन एक कैंपेन उन्होंने इस तरह से शुरू किया, तो इस वजह से अगेन वो अरेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, और भी जो एसोसिएटेड लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट किया गया। नेक्स्ट, पूना पैक्ट। अब ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट हो जाता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड था कि जो बी आर अम्बेडकर थे और गांधी जी थे, इन दोनों के बीच में ये चीज़ चल रही थी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम्युनल बेसिस पर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, उसे पूना पैक्ट बोलते हैं, 1932 का है ये। द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास वॉज अबैंडन्ड। तो बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पे थोड़ा सा नर्म रुख जो है अख्तियार किया, बट सीट्स रिजर्व फॉर देम इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्डियल रिलेशनशिप हो रहा है कि थोड़ा सा आपकी मान लेते हैं, थोड़ी सी हमारी मान लेते हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टर्म्स हुए यहाँ पे इंडियन लीडर्स के बीच में ही। दस पूना पैक्ट एग्रीड अपॉन जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर अपर एंड लोअर कास्ट। तो ये पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में समझौता था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, अब थर्ड पर आया तो ये भी फेल हो गई। इसके फेल होने का रीज़न सिंपल था कि उस समय जितने भी जो लीडर्स, इंडियन लीडर्स थे, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ब्रिटिश ने सबको उठा के जेल में बंद कर दिया, तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाएगा कौन। तो इस वजह से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी फेल हो गई। अब यहाँ से क्योंकि ब्रिटिश ऑलरेडी अपना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे थे, मुस्लिम लीग को वहाँ पे फेवर दिख रहा था कि सेपरेट नेशन यहाँ पे बनाया जा सकता है, तो डिमांड फॉर पाकिस्तान। हिस्टोरिकली देखें तो 1930 के आसपास इसकी डिमांड शुरू हो गई थी। इकबाल करके कोई व्यक्ति थे, ही सजेस्टेड दैट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड कश्मीर शुड बी मेड अ मुस्लिम स्टेट, जो आज की डेट में भी है वहाँ पर। फिर चौधरी रहमत अली जो है, उन्होंने पाकिस्तान टर्म को नाम दिया अराउंड 1933 के आसपास। मुस्लिम लीग फर्स्ट पास द प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान इन इट्स लाहौर सेशन 1940। तो लाहौर सेशन दो वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो लाहौर सेशन था 1929 वाला वो, और दूसरा लाहौर सेशन 1940 वाला। तो 1940 वाले में उन्होंने सेपरेट पाकिस्तान की बेसिकली डिमांड ही रख दी थी। इसी को कहते हैं जिन्नास टू नेशन थ्योरी। ये कब उन्होंने डिक्लेयर किया या प्रपोज किया? लाहौर सेशन 1940 में। इन दिसंबर 1943 कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग एडॉप्टेड स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। तो वो लोग हेलबेंट थे कि नहीं, अब तो हमको सेपरेट नेशन ही चाहिए, तो यहाँ से एक क्लियर डिवीजन होता हुआ दिखने लगा था। नेक्स्ट जो अपना चेन ऑफ इवेंट रहेगा, ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर 1940 के आसपास का था। तो उसने बेसिकली क्या प्रपोजल रखा कि डोमिनियन स्टेटस इन द अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, कि ठीक है हम जो है आपको पूरा आपका डोमिनियन स्टेटस तो दे देंगे, लेकिन फिक्स टाइमलाइन उन्होंने नहीं रखी। तो अगेन वापस लटकाने वाले काम वो करने लगे। द पोस्ट वॉर बॉडी टू इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पोस्ट वॉर, ही कौन सी वॉर की बात हो रही है यहाँ पे? आपकी आवाज कट रही है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, उसकी वजह से तो ब्रिटिश चाहते थे इंडियंस उसमें एसोसिएट हो और सब कुछ हो। तो यहाँ पे उन्होंने जो है डोमिनेंस स्टेटस का हाँ तो बोला, लेकिन कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं बोली। फिर टू एक्सपांड द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू गिव फुल वेटेज टू माइनॉरिटी ऑप्शंस, और दिस वाज रिजेक्टेड बाय एएनसी बट वाज एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को तो वहाँ पे फेवर होता दिख रहा था कि यार सेपरेट नेशन मिल रहा है तो उसको ले लो, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका लगातार अपोज करती रही। तो अगस्त ऑफर था अगेन कि ठीक है आपको हम जो है इंडिपेंडेंस तो दे देंगे, लेकिन कोई फिक्स डेट नहीं दी, प्लस टू नेशन थ्योरी को वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट, क्रिप्स कमीशन, इंपॉर्टेंट कमीशन है, 1942 में ये आया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद अ व्यू टू गेट कॉपरेशन फ्रॉम इंडियंस इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेंट सर स्टेफर्ड क्रिप्स टू सेटल टर्म्स विद इंडियन लीडर्स, कि चलो ठीक है बातचीत से इस मसले को सुलझाते हैं। क्यों सुलझाते हैं? क्योंकि इंडियन से जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको फ़ायदा चाहिए, यहाँ से सोल्जर्स चाहिए, यहाँ से इक्विपमेंट चाहिए, सारी चीज़ें उनको यहाँ से चाहिए ना, रिसोर्सेस वगैरह सब कुछ चाहिए। तो इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ पे अब कॉपरेट करने पर वो उतारू हो गए थे। ही ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस टू बी ग्रांटेड आफ्टर वॉर, कि इस युद्ध के तुरंत बाद जो है आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया ना, क्योंकि उनको दिख रहा था कि ये लोग अब बैकफुट पर हैं, तो क्यों अब इनके टर्म्स को हम लोग माने। तो गांधी जी ने उस टाइम जो ये फेमस जो कोट है, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, या क्रम्बलिंग बैंक कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, ऑलरेडी डूबते हुए बैंक आप हमको चेक दे रहे हो, तो क्या मतलब, पोस्ट वॉर तो हम लोग अब लड़ झगड़ के सब कुछ अब खुद से ले ही लेंगे। ये था अपना क्रिप्स कमीशन। फिर रिवॉल्ट ऑफ 1942, अब क्लियरली उनको जो इंडियन लीडर्स थे उनको दिखने लगा कि ब्रिटिश जो है वीक हो रहे हैं, तो अब अपने को अपना जो मूवमेंट है सब कुछ अब तेज करना चाहिए, अपने जो भी विरोध जताना है, जो भी अपने को करना है, जितने भी अपने मूवमेंट है सब कुछ तेज करना है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ से शुरुआत हुई, जहाँ पे फेमस नारा गांधी जी ने दिया था, डू और डाई का ना, ये अपना रिवॉल्ट 42 कह सकते हैं इसको। ऑल्सो कॉल्ड द वर्धा प्रपोजल, अ लीडर लेस रिवॉल्ट, मतलब कोई एक व्यक्ति इसको कैरी फॉरवर्ड या उसका लीडर नहीं था, जो जहां पर थे अलग अलग स्टेट्स में, प्रिंसली स्टेट्स में, जो कोई सपोर्ट कर रहा था उस समय, सब ने एक साथ इस समय ये क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी। द रिजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन 8 अगस्त 1942 एट बॉम्बे। गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी का स्लोगन था डू और डाई। 9 अगस्त को कांग्रेस वॉज बैंड एंड इट्स इंपॉर्टेंट लीडर्स वर अरेस्टेड। तो अगेन ब्रिटिश जो अपना वापस से पावर ऐसे सीधा सीधा तो दे नहीं देंगे, तो उन्होंने ब्रिटिश लीडर्स को, इंडियन लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। गांधी जी वॉज केप्ट एट आगा खान पैलेस, जो कि पुणे में है। लोगों में इसकी वजह से बहुत गुस्सा हुआ, कई जगह वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारा चीज़ें हुई थी। तो पहले अगर देखें तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उस समय चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, तो गांधी जी ने उसकी उस वायलेंस की वजह से उसको कॉल ऑफ कर दिया था। लेकिन 1942 में जब वायलेंस वगैरह होने लगे तो गांधी जी ने सीधा कहा कि ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ब्रिटिश लोगों की है, लोगों में गुस्सा है, अब आप जानो, है ना, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। तो अब की बार इस तरह का जो भी अपना मूवमेंट है उसको वापस नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी। तो पैरेलली सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे थे इन सब चीज़ों में। तो सुभाष चंद्र बोस एस्केप टू बर्लिन इन 1941 एंड सेट अप द इंडियन लीग देयर। जुलाई 1943 में ही जॉइंड द आईएनए एट सिंगापुर। रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप टू हिम। आईएनए हैड 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स, 3 उनके ब्रिगेड थे। किस किस के नाम पे थे? गांधी जी के नाम पे थे, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे थे, नेहरू के नाम पे थे, और एक जो वुमेन ब्रिगेड था वो था झांसी, जो अपनी झांसी की रानी था उनके नाम पर। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि अगर त्रिपुरी वाला जो कांग्रेस का जो अपना सेशन था, तो वहाँ पे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। जो भी बातें थी उस समय उसको लेकर बहुत मनमुटाव था। लेकिन उसके बाद भी जब सुभाष चंद्र बोस अपनी इस तरह की जो आर्मी बना रहे हैं उसमें देखो गांधी जी को उन्होंने यहाँ पे जगह दी, मतलब उनके नाम का यहाँ पे उन्होंने करा। तो भले उनके बीच में आपस में कितने भी जो दरारें हों, कुछ भी हों, लेकिन एक ओवरव्यू अगर देखें एक पूरे तौर पे सबका आपस में किसी न किसी तौर पे बहुत कह सकते हैं कि समर्थन तो था ही, और रिस्पेक्ट भी काफी था ना। तो आज के जैसे नहीं कि एकदम कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं पहले सब कुछ, मतलब उस समय के जो लीडर्स थे वो इसलिए बहुत माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम चलता है ना। आजकल तो सब ऐसे ही छुड़वैये हैं। नेक्स्ट ना, झांसी ब्रिगेड की बात हो गई। आईएनए एंड इट्स हेडक्वार्टर एट रंगून एंड सिंगापुर। तो आईएनए का हेडक्वार्टर कई जगह एग्जाम वगैरह में सिंगापुर लिखा हुआ आपने को मिल जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान, यहाँ से शुरुआत हो गई अब कि जो है
किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, किस तरह से सारा कामकाज चलेगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ से चीज़ें क्लियर होती हुई दिखने लगी। तो ये था अपना कैबिनेट मिशन प्लान। मेंबर्स जो थे वो पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, इनका ही क्रिप्स कमीशन भी था, और एवी अलेक्जेंडर। कई बार इनके नाम पूछे जाते हैं, इसलिए तीनों के नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कैबिनेट मिशन से रिलेटेड। लॉर्ड वेवल वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इनके टाइम पर कैबिनेट मिशन प्लान बैठा था। मेन प्रपोजल क्या था यहाँ पे? तो रिजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ फुल फ्लैश पाकिस्तान। दूसरा, लूज यूनियन अंडर सेंटर विद सेंटर्स कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फॉरेन। जिस तरह से अभी भी उस तरह का है कि सेंटर जो है वो डोमिनेंट स्टेट पे रहता है, स्टेट्स के साथ कह सकते हैं कि कुछ बहुत सारे जो रूल्स या पावर्स हैं वो स्टेट के पास हैं, बहुत सारे यूनियन के पास है, और जो रेसिड्यूरी रहते हैं वो भी यूनियन के पास चले जाते हैं। तो दोनों यहाँ पे हैंड इन हैंड कह सकते हैं कि काम करने चाहिए। उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने भी प्रपोज किया था। प्रोविंसेस है ना, बहुत सारे प्रिंसली प्रोविंसेस थे, वो उनको फुल ऑटोनॉमी और जो भी बचे हुए पावर्स थे उनके पास रहने थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वुड इलेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट होना था, यही जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, किस तरह से क्या कामकाज होगा, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ इन लोगों को बनाने थे। मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड इट ऑन 6 जून 1946। द कांग्रेस ऑल्सो पार्शियली एक्सेप्टेड दिस प्लान। तो अब धीरे धीरे रास्ता खुलने लगा था किस तरह से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा का सारा इंडियंस को यहाँ पे दिया जाए। अगला आता है जो अपना इवेंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट। तो अंतरिम गवर्नमेंट यहाँ पे बननी थी। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 2 सितंबर 1946 इन अकॉर्डेंस विद कैबिनेट मिशंस प्रपोजल एंड वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू ज्वाइन इट इनिशियली। तो इनिशियली जो है अगेन वो लोग अपना टू नेशन थ्योरी पर ही लगे हुए थे कि नहीं, हमको तो अब सेपरेट नेशन ही चाहिए। प्राइम मिनिस्टर एटली, उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, 1947 में उन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग जो है पूरी तरह से वापस चले जाएंगे अराउंड 30 जून 1948 तक। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उस कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ कब? दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट ऑन 9 दिसंबर 1946। डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। तो इनकी प्रेसिडेंटशिप में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यहाँ पे बनी थी। जिन्नास डायरेक्ट एक्शन रिजोल्यूशन। तो मुस्लिम लीग के लीडर थे, तो ऑफकोर्स इन्हें अब तो अपना सेपरेट नेशन चाहिए था, तो सब कुछ इन्होंने किया उसको पा लेने के लिए। तो प्रोवोक्ड बाय द सक्सेस ऑफ कांग्रेस, है ना, क्लियरली उनको प्रोविंसेस वगैरह में इलेक्शंस में, लोकल बॉडी इलेक्शंस में कांग्रेस जीतती हुई दिख रही थी, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो थोड़ा सा उनको थ्रेटेंड फील होता था कि हमारी पावर्स यहाँ पे कम होती जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था उनका टू नेशन थ्योरी को बहुत सपोर्ट करने का, बहुत पुश करने का। तो provoked by the success of Congress in voting for Constituent Assembly, Jinnah withdrew his acceptance to the cabinet mission plan. Muslim League passed a direct action resolution which condemned both British government and the Congress. It resulted in heavy communal riots. तो यहाँ से सारे दंगे फसादों की शुरुआत हुई और जिन्ना celebrated Pakistan Day on 27th March 1947. Next, Mountbatten Plan, 3rd June 1947. इंडिया वॉज टू बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अल्टीमेटली यही डिसाइड हुआ कि टू नेशन थ्योरी पर काम करना ही पड़ेगा। किसको कितना यहाँ पे टेरिटरी मिलेगी वो सब कुछ माउंटबेटन ने यहाँ पे अपने हिसाब से डिसाइड किया था। देयर वुड बी अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो यहाँ पे जॉइंट अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी। मुस्लिम लीग के कुछ लीडर्स थे पहले, बाद में वो सब चले गए, तो पाकिस्तान का काम यहाँ पे सेपरेट हो गया, इंडिया का जो है सेपरेट रहा। The princely states would enjoy the liberty to join either India और पाकिस्तान की प्रिंसली स्टेट्स पर छोड़ दिया गया कि आप चाहो तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो या आप इंडिया ज्वाइन कर लो या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, वो आपकी मर्जी। फिर बंगाल एंड पंजाब वर टू बी पार्टीशन। तो ये सारा माउंटबेटन प्लान के हिसाब से था। अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड। बाउंड्री कमीशन वॉज टू बी हेडेड बाय रेडक्लिफ। इसलिए रेडक्लिफ लाइन भी बोली जाती है जो बॉर्डर है। इसी तरह से चाइना के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में एक बॉर्डर है। इन सारी बॉर्डर्स के अलग अलग नाम है। तो जो पाकिस्तान और इंडिया वाली है वो है अपनी रेडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं। इस पे सवाल भी बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, रेडक्लिफ लाइन। तो ये था अपना यहाँ तक का माउंटबेटन प्लान। अब आखिरी जो इवेंट रहा कि पार्टीशन हुआ और इंडिपेंडेंस मिला। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 implemented on 15th August 1947.
एबॉलिश द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरी तरह से यहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड, ईच डोमिनियन वॉज टू हैव गवर्नर जनरल, दोनों के अपने अलग अलग होने थे। पाकिस्तान वॉज टू कंप्राइज सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, वेस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल, तो जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वो भी उस समय पाकिस्तान का पार्ट था। सरदार वल्लभ भाई पटेल द होम मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर थे ये इंडिया के, इंटीग्रेटेड ऑल स्टेट्स बाय 15 अगस्त 1947। उसके बाद में कई सारे कुछ प्रिंसली स्टेट्स और अलग अलग लोग थे जो कि इस डेडलाइन तक नहीं ज्वाइन किए थे, कई लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था, जैसे कि कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा, ये पोर्टुगीज के कंट्रोल में था उस समय, पौंडीचेरी फ्रेंच के कंट्रोल में था, तो इन सबसे मुक्त करा के बाद में इनको ज्वाइन कराया गया था। यहां तक आ गया इंडिपेंडेंस पे। अब इससे जुड़े जो कुछ और क्वेश्चन है एक्स्ट्रा उनको देख लेते हैं। तो वेयर वॉज द आजाद हिंद फौज फाउंडेड, कहां पर? सिंगापुर है ना, इसे आईएनए के नाम से भी जानते हैं, तो सिंगापुर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, वो अलग है ये अलग है, इसके लीडर कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल करेक्ट, सही। द ओनली एआईसीसी ना, जो एकमात्र सेशन है कांग्रेस का जिसके चेयरमैन जो गांधी जी थे। बेलगाम, केवल इतने सारे सेशन हुए कांग्रेस के, लेकिन केवल इस वाले में ही ये एकमात्र सेशन है जहां पे गांधी जी उस सेशन के प्रेसिडेंट थे ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अनोखा इवेंट हो गया। फिर दादा भाई नारोजी हैज डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन द बुक, कौन सी फेमस बुक है इनसे रिलेटेड? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, करेक्ट, बहुत फेमस बुक है। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो पहले कौन सा क्या आया? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेमिरलो? क्रोनोलॉजी के हिसाब से जमाएंगे। 4321 आप कह रहे हो ना, सबसे ये आया था मॉन्टेमिरलो रिफॉर्म पहले था, कैबिनेट मिशन सबसे आखिरी था। तो पहले मॉन्टेमिरलो था, फिर मॉन्टेग आया, फिर क्रिप्स कमीशन आया, फिर कैबिनेट मिशन आया। तो 1 आखिरी में रखना है, 4 पहले रखना है, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल, डू और डाई जो था, वॉज गिवन इन कौन से साल में दिया था? 42, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्रिप्स कमीशन केम टू इंडिया, क्रिप्स कमीशन कब आया था? 42 में आया था, करेक्ट। 1946 में तो कैबिनेट मिशन था। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, पहले बात हो चुकी है इस पर, गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? लाला हरदयाल। In 1937, an educational conference endorsing Gandhiji's proposal for basic education through vernacular medium, है ना, वर्नाकुलर क्या होता है? तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये, इंग्लिश में देख चुके हैं इसको। वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है, जो उस रीजन की लोकल लैंग्वेज होती है उसको वर्नाकुलर बोलते हैं। तो ब्रिटिश जो थे वो इंग्लिश को प्रमोट करते थे, लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि नहीं, जो जिस रीजन की जो लोकल लैंग्वेज है आप उसमें जो बेसिक एजुकेशन है उसका प्रचार प्रसार करो, ताकि लोगों तक उतनी एक्सेस हो पाए, है ना। ये दूसरी फॉरेन लैंग्वेज में कोई क्यों पढ़ाई करना चाहेगा, वो तो ऐसे ही घबराएगा उसमें। इसलिए बेसिक एजुकेशन आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो ये गांधी जी का प्रपोजल था, कहाँ पे उन्होंने ये दिया था? वर्धा, आई थिंक गुजरात में है ये प्लेस, वर्धा ना, यहाँ से उन्होंने दिया था। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे? वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर या कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ने फाउंडेशन रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी। पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, दो इंपॉर्टेंट लोगों के बीच में एग्रीमेंट था, पूना पैक्ट, गांधी एंड अंबेडकर। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी, कौन सा इसमें से महात्मा गांधी ने लीड नहीं किया था? स्वदेशी मूवमेंट, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी थे, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, इसमें तो वो थे ही थे। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? हाँ, बंगाल पार्टीशन के बाद ये हुआ था ना स्वदेशी मूवमेंट, उसके रिस्पॉन्स में लॉन्च हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। और गांधी जी इंडिया कब आए थे? 1915 में, करेक्ट।
गांधी जी इस मूवमेंट के टाइम पर थे ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है लीड भी नहीं करेंगे।